राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज HCD इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस की इससे पहले की वीडियो बना रखी थी पार्ट फर्स्ट। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी है तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वो मैंने एक चैप्टर का ओवरव्यू दिया था। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट कर दिया है और हम अब हर एक चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे। मतलब लाइन टू लाइन कह सकते हो आप कि हर एक चैप्टर की बारीकी से पढ़ेंगे, और हो सके तो आप अपनी बुक्स वगैरह अपने साथ ओपन करके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको एज अ बुक से ही यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो जितना हो सके आप बुक्स को अपने पास रख लो, ताकि मैं ऑन द स्पॉट मार्क करवा आपको वीडियो में ही मैं आपको मार्क करता हुआ चलूंगा कि क्या क्या चीजें मैं मार्क करनी है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर का नियोजित विकास की राजनीति का एक ओवरव्यू दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको लिंक चेक करिए और उसको देखिए। उसके बाद अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि भाई नियोजित विकास की राजनीति का मतलब क्या होता है, इसमें हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैंने इसी में आपको नीति आयोग का भी बताया था और योजना आयोग के बारे में भी बताया था। तो अगर जिन जिन लोगों ने ये वीडियो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो इससे पहले फर्स्ट वीडियो जाके देख के आ जाओ, ताकि एक बेसिक क्लियर हो जाए आपका कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को ओपन करोगे, फर्स्ट पेज इस चैप्टर का ओपन करोगे आप, तो जैसे कि मैंने फोन में अपनी बुक ओपन कर रखी है, तो अगर आप फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो नियोजित विकास की राजनीति पहला टाइटल है आपका। तो इसमें एक स्टोरी दी गई है। ठीक है। उड़ीसा की, अगर आपको इसमें दिख रहा होगा तो आपके बुक में साइड में कॉलम कॉलम बना हुआ है, तो उसमें उड़ीसा की एक स्टोरी दी गई है। ठीक है। जिसमें ये बताया गया है कि उड़ीसा में एक पोस्को प्लांट लग रहा था। ठीक है। तो पोस्को प्लांट के बारे में दे रखा है, जो कि एक कोरियाई कंपनी थी। ठीक है। आपकी एक कोरियाई कंपनी थी एक, इसके बारे में बताया गया है। तो उसको जरा आप मार्क कर लो, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमें ये रीड आउट करना है। ठीक है। तो जो बुक का आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या डेवलपमेंट सबके लिए सेम हो सकता है। क्योंकि ये देखो, एक कंपनी है। ठीक है। एक कंपनी आई और वो किसी और कंट्री में या किसी और कंट्री के किसी भी एक राज्य में कोई भी वो लगाना चाहती है, फैक्ट्री लगाना चाहती है। सपोज दैट कोई भी नाम ले लो, ABC। ठीक है। ये स्टैब्लिश करना चाहती है, तो कंपनी के लिए तो फायदेमंद है ना कि भाई उसको एक जगह मिल रही है, एक रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, जगह मिल रही है। ठीक है। अब प्लस जो इस स्टेट की, जो ये स्टेट होगा, इस स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, उसको भी फायदा होगा कि भाई चलो ठीक है, बाहरी निवेश बढ़ रहा है, यानी कि जो बाहर से आके जो बाहर की कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है। तो सरकार को भी फायदा है कि भाई बाहर की कंपनी यहाँ पे आके निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हमें ही फायदा है। क्यों? क्योंकि भाई उससे टैक्सेशन आएगा उनको। ठीक है। तो जो कंपनी होगी, कंपनी को तो फायदा होगा। जो बाहर की कंपनी यहाँ पे आ रही है, सपोज इंडिया का ही ले लो, चलो इंडिया में आके जो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी को तो फायदा है। क्यों? क्योंकि उसको तो ग्राहक मिल रहे हैं। पहली बात, ग्राहक मिल रहे हैं, कस्टमर्स मिल रहे हैं, दूसरे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और तीसरी चीज की भाई जमीन मिल रही है, जगह भी मिल रही है अच्छी खासी। ठीक है। तो कंपनी को तो फायदा है, प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। चलो ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जो स्टेट है हमारा, जो राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी, इनको भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि भाई बाहर की कंपनी यहाँ पे निवेश कर रही है, वहां पे आके अपनी कंपनी लगा रही है बाहर से, तो उनको तो कुछ निवेश ही नहीं करना पड़ रहा, बल्कि जो बाहर से कंपनी आ रही है वो निवेश कर रही है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को फायदा, क्योंकि टैक्सेशन होगा, उनको टैक्स मिलेगा इसमें से। अब बात आती है, दो चीज हो गई, कंपनी हो गई, गवर्नमेंट हो गई। अब बचे उस जगह के, जिस जगह पे कंपनी ओपन हो रही है या फैक्ट्री ओपन होने जा रही है, उस जगह के लोग। अब देखो, लोगों के लिए प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी, दोनों है। कैसे? अगर मान ले कोई बाहर की कंपनी आके निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है जिस किसी जगह पे, ठीक है, मान ले दिल्ली में ही आके निवेश कर रही है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि भाई जो दिल्ली के जो बेरोजगार लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनको रोजगार मिल जाएगा, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा भाई, क्योंकि फैक्ट्री खोलेगी, जाहिर सी बात है आपको लेबर चाहिए होगा, और फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे उसके लिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए। तो एम्प्लॉयज तो आप इंडिया के ढूंढोगे ना, जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहां पे आप निवेश कर रहे हो, वहां पे क्या कहते हैं, वहीं के लोग उठाओगे, तो जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाएगा। ये प्लस पॉइंट हो गया लोगों के लिए भी। ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट एक और है क्या कि भाई इकोनॉमी भी तो ग्रो होगी ना हमारी। ठीक है। जो हमारा जो विदेश वो है, फॉरेन वो है, एक फॉरेन एक्सचेंज वगैरह हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो हमारा बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। क्या नेगेटिव पॉइंट होगा? पहला नेगेटिव पॉइंट लोगों के लिए क्या? देखो, जब भी कोई बाहर की कंपनी निवेश करेगी आके, जाहिर सी बात है वो लोगों की जमीन लेगी। ठीक है ना, आसपास की जमीनें खरीदेगी, उनको परचेस करेगी, और हो सकता है कि वहां के लोगों को
अपनी जमीन बेच के कहीं और विस्थापित होना पड़े, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े, ये प्रॉब्लम है। अपने रिसोर्सेज खत्म करवाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे, ये जंगल वगैरह ये सब पूरे के पूरे साफ होंगे, उनकी कटाई होगी, ठीक है ना। तो पहली बात है, लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, अपने घर बार जमीन ये सब छोड़ना पड़ेगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये लोगों की नेगेटिविटी, यानी कि लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट भी है ये, कि भाई जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी और उसमें जाती है, जैसे कि आप मान लिए लो भांगड़ा नागल डैम हो गया, जितने भी डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, बांध के जो वो होते हैं प्रोजेक्ट होते हैं, कार्य परियोजन कार्य होते हैं बांध से बनाने से। अब जब हम बांध बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एरिया हमें चाहिए साफ, ठीक है ना। तो जितना एरिया चाहिए होगा वो सारा एरिया साफ करना पड़ता है। जहां जहां उस एरिया में जितने लोग होंगे उनको हमें विस्थापित करना पड़ेगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम वहां के लोगों को फेस करनी पड़ती है, और लोगों से वादे भी करते हैं कि भाई हम दूसरी जगह पे आपको शिफ्ट कर देंगे, तो वहां पे आपको नए मकान दिए जाएंगे या आपको काम दिया जाएगा। और कई कई हद तक ये सही भी होता है, लेकिन कई हद तक लोगों को मिलता भी नहीं है, जितना उनसे कहा जाता है उतना नहीं मिलता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें आप ध्यान दोगे तो क्या है, डेवलपमेंट है ना, विकास है। लेकिन क्या विकास का मतलब इन तीनों के लिए सेम था? कंपनी के लिए तो विकास का मतलब यही है कि भाई फैक्ट्री लगा दी, डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेट के लिए भी फायदा हो रहा है, ठीक है। लोगों के लिए फायदा नहीं है, लोगों के लिए फायदा एक तरीके से फायदा थोड़ा है और नुकसान ज्यादा है, क्योंकि उनको विस्थापित होना पड़ेगा। आसपास के लोगों को तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसे ही आपके वो हैं जो पर्यावरणवादी होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, उनको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो पर्यावरण के लिए उसको सेव करने के लिए आंदोलन वगैरह करते हैं, तो वो तो बोलेंगे ना कि भाई फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो, ये पॉल्यूशन, क्योंकि जब भी फैक्ट्री लगेगी तो उससे चाहे आपका वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण हो गया, या वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन वगैरह हो गया, ये सब तो होगा ही, जाहिर सी बात है। केमिकल निकलेंगे और जो गैसेस वगैरह है वो निकलेंगी, जिससे एनवायरनमेंट में क्या कहते हैं डिसबैलेंस होगा पर्यावरण, ठीक है ना। जो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, जिसको इंग्लिश हिंदी में वैश्विक ताप वृद्धि बोलते हैं, ये सब बढ़ सकती है। तो मतलब जो आपके पर्यावरणवादी हैं, ठीक है ना, पर्यावरणवादी हैं, वो भी इसके खिलाफ जाएंगे। तो मतलब जो डेवलपमेंट का मतलब इनके लिए ना, कंपनी के लिए, वो इनके लिए हो सकता है, इनके लिए नहीं हो सकता, और इनके लिए नहीं हो सकता। मतलब विकास का मतलब सबके लिए बराबर नहीं होता, कहने का मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ। अगर जो चीज आपके लिए विकास है ना, आपकी नजर में जो चीज विकास है, हो सकता है कि दूसरे की नजर में वो विकास न हो, ये डेवलपमेंट न हो। जैसे कि ये लोग हो गए या पर्यावरणवादी, आप सोचोगे कि भाई पेड़ पौधे काट दो या लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दो, वहां से हटा दो, तो डेवलपमेंट होगा, फैक्ट्री लगाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लेके आएंगे, डेवलपमेंट होगा। इन्हीं लोगों के लिए डेवलपमेंट ये है। लेकिन इन लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है कि हमें ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जहां पे संसाधन भी कम कटे, हमें विस्थापित भी ना होना पड़े, और साथ साथ में हमें काम भी मिले। तो हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, एक ऐसा विकास जो कि सबको बैलेंस करता हुआ चले, पर्यावरण को भी बचा के रखे, ठीक है, साथ साथ में लोगों को विस्थापित होने से भी रोके, ऐसा विकास चाहिए हमें, ठीक है, जिसको टिकाऊ विकास कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हो इसके बारे में। तो हमें इस तरीके के विकास की जरूरत है। तो जो आपकी बुक है, बुक का फर्स्ट पेज है, उसमें बताया गया उड़ीसा के बारे में, स्टोरी बताई गई है कि उड़ीसा में ना पॉस्को प्लांट लगाया जाता, ठीक है, जो कि एक कोरियाई कंपनी है। अब भाई ये बाहर की कंपनी है, उड़ीसा में लगाई जा रही थी, ठीक है। तो उड़ीसा के लोगों ने इसका अपोजमेंट किया, कई सारे गांव के लोग आए मिलके, जैसे कि आपने बुक में देखोगे तो बुक में नाम दिया हुआ है, जैसे कि धनकिया, नुआगांव और गढ़कुंजंगा, इन सब गांव के लोग आए, इकट्ठा हो गए, और इन सब लोगों ने इकट्ठा करके ना जो एक कोरियाई कंपनी है इसके खिलाफ चले गए कि भाई ये कंपनी हमें नहीं चाहिए। और साथ साथ में क्या रहेगी ना, और कुछ पर्यावरणवादी लोग भी थे, उन सब ने भी इस आंदोलन में इन्वॉल्वमेंट करी। और इसी पैराग्राफ के लास्ट में देखोगे, इस राष्ट्रीय युवा इस आयोजन को, या ये जो वो था पूरा प्रदर्शन, इसको जो हेड लीड किया, ये आयोजन किया किसने, राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने। इन दो को आप हाईलाइट कर लेना कि इन दो संगठनों ने इस पूरे के पूरे उसको मूवमेंट को या आंदोलन को वो किया, नेतृत्व किया इसका, ठीक है, लीडरशिप करी। तो ये इसके बारे में है कि ये जो उड़ीसा में पोस्को प्लांट लगाया जा रहा था, उड़ीसा के लोगों ने इसका अपोजमेंट किया, इसके विरोध में गए, और नव निर्माण समिति है, ऐसे संगठनों ने मिलकर ना लोगों को सपोर्ट भी किया कि हाँ यार ये जो आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट है। अब
इन्होंने क्यों किया भाई? क्योंकि भाई इनको तो फायदा है ना, उड़ीसा की गवर्नमेंट, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो खुश हो गई कि भाई बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है, हमारी इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, और बेसिकली जो हमारा टैक्सेशन है वो भी बढ़ेगा, तो उड़ीसा की गवर्नमेंट खुश हो गई है, ठीक है ना, और जो बाहर की कंपनी है वो भी खुश है, जो पूरे कंपनी है वो भी खुश है कि चलो हमें एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दो लोग खुश हैं, लेकिन जो उड़ीसा के लोग हैं और जो साथ साथ में कुछ संगठन वगैरह है, जो पर्यावरणवादी लोग हैं, ये इसके अगेंस्ट है। अब इसका मतलब क्या हो गया? दो लोगों के लिए डेवलपमेंट हो गया फैक्ट्री लगाओ, और दो लोगों के लिए वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट है ही नहीं। वो कौन कौन है? वहां के लोग और जो पर्यावरणवादी है, क्योंकि इनको पता है अगर फैक्ट्रियां लगेंगी, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हो गया, कंपनीज लगेंगी, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, संसाधन रिसोर्सेज यूज करेंगे, रिसोर्सेज यूज करेंगे तो एक टाइम पे आके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे भाई, तो जाहिर सी बात है कि नेचर में पॉल्यूशन बढ़ेगा या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे पर्यावरण नुकसान होगा। तो ये था आपका फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे इससे ज्यादा आप नहीं, ना ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही बताया गया है कि भाई डेवलपमेंट का मतलब या विकास का मतलब लोगों के लिए अलग होता है। जो हो सकता है कि आपके लिए डेवलपमेंट है वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट ना हो, तो पहला पेज आप ये छोड़ सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी बुक पे फर्स्ट पेज पे, राजनीतिक टकराव, ठीक है ना। अब देखो, राजनीतिक टकराव तो होता ही है, सिंपल सी बात है। कोई कई कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ नई सोच के लोग होते हैं और कुछ रूढ़िवादी सोच। तो उनके लिए डेवलपमेंट अलग है, उनका मानना है कि भाई अपनी संस्कृति बचा के रखो और साथ साथ में संस्कृति बचा के रखो और विकास करो। लेकिन जो थोड़ी सी नई सोच के लोग हैं, उनका मानना क्या है? जब तक हम वेस्टर्नाइजेशन नहीं अपनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि जो पश्चिमीकरण है उसको नहीं अपनाएंगे, तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इट मींस क्या कह रहा है यहाँ पे? दो थिंकिंग के लोग आ गए, पॉइंट वन और पॉइंट टू। पॉइंट वन वाले वो लोग हो गए जो चाहते हैं कि विकास तो हो लेकिन संस्कृति बनी रहे हमारी, ठीक है, और पॉइंट टू वाले वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम वेस्टर्नाइजेशन को अपनाएंगे, यानी कि जो पश्चिमीकरण है उसको अपनाएंगे। तो यही आपका राजनीतिक टकराव भी है। अब डेवलपमेंट के नाम पे कई लोग आपस में लड़ते भी हैं, ठीक है ना, राजनीतिक टकराव भी होते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे गांव के लोग हो, क्योंकि सरकार, मान लिया कोई जमीन है, ठीक है, वो सरकार के काम में आ रही है कि भाई सरकार उसको यूज करना चाहती है, अगर आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो सरकार उसको फोर्सफुली भी आपसे परचेज कर सकती है, ले सकती है। तो इट मींस क्या कह रहा है कि राजनीतिक टकराव डेवलपमेंट में होते हैं, यानी जब जहां विकास होता है वहां पे राजनीतिक टकराव होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है, देखो नेक्स्ट पेज पे आओगे तो नेक्स्ट पेज पे ना दो कैटेगरी हैं आपकी। एक है आपके वामपंथी, ठीक है, दूसरे हैं आपके दक्षिणपंथी या दक्षिणपंथ, या वामपंथ या दक्षिणपंथ कह लो उसको, आप वामपंथी भी कह सकते हो, दक्षिणपंथी भी कह सकते हो, दो कैटेगरी हैं। अब देखो बस इतना समझ लो, बुक उस टॉपिक को आप बाद में पढ़ लेना, उसको हाईलाइट कर लेना, लॉन्ग में नहीं लेकिन शॉर्ट में आ सकता है। अब ये वामपंथी दक्षिणपंथ होता क्या है, या वामपंथी दक्षिणपंथी लोग होते कौन है, इनके बारे में पढ़ लेते। देखो सबसे पहले बात करें दक्षिणपंथी के बारे में। अब देखो दक्षिणपंथी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप अगर बुक में देखोगे तो इसमें दक्षिणपंथी के बारे में हल्का दे रखा है, ये रहा, दक्षिणपंथी ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली क्या है, दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ दो शब्दों से मिलकर अलग अलग शब्द हैं। किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष हो, आर्थिक पुनर्वितरण हो या राज्य की भूमिका के बारे में। मतलब ये चाहते हैं कि भाई एक चाहता है कि जो राज्य है यानी कि गवर्नमेंट है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कम रखे, और एक चाहता है कि राज्य अपनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखे। तो अब बात करते हैं क्या हो सकता है। अब देखो इसमें दे रखा है, वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफ तरफदारी करते हैं। अब देखो क्या, जो हमारे वामपंथी लोग हैं, ये वामपंथी कौन से हैं? ये ज्यादातर सपोर्ट करते हैं गरीब लोगों को, ठीक है ना। जो गरीब लोग हैं ये उनकी तरफदारी करते हैं, इनको मैटर नहीं करता कि सरकार कौन सी आ रही कौन सी नहीं आ रही, इनका मेन मकसद है कि सरकार कोई भी आए, लेकिन वो जो जितने भी कार्यक्रम बनाएगी ना वो बनाएगी गरीबों के लिए, और जिनके पास कुछ स्पेशल पावर नहीं है, जिनके पास राइट्स नहीं है, जो पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए काम करें। तो ये होते हैं वामपंथी लोग या वामपंथ। तो वामपंथ लोग वे लोग होते हैं जो बेसिकली क्या है कि जो गरीब और जो पिछड़े वर्ग है ना इनकी तरफ ध्यान देते हैं, या इनके लिए ही कार्य करते हैं सारे के सारे। अब बात करते हैं दक्षिणपंथ की। तो दक्षिणपंथ कौन से लोग होते हैं? देखो दक्षिणपंथी वे लोग होते हैं जो खुली प्रतिस्पर्धा पर बिलीव करते हैं। खुली प्रतिस्पर्धा किसे बोलते हैं? ओपन कंपटीशन। मतलब इनका मानना है कि ना जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उद्योगों में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है इनके काम में इंटरफेरेंस ना करे या कम करे, ना के बराबर करे, इनको अपना काम करने दे। ये चाहते हैं दक्षिणपंथ।
दक्षिणपंथ चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट तो हो, लेकिन सरकार जितना अपना इन्वॉल्वमेंट कम करेगी ना उतना फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर मान ली सरकार इन्वॉल्वमेंट कम करेगी तो ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है या फिर जो बड़े बड़े ये उद्योगपति हैं, ये अपना काम खुले तौर पर कर सकते हैं, मतलब अपनी बिजनेस वगैरह इजिली बिना रोक टोक के चला सकते हैं। तो मतलब दक्षिणपंथी वे लोग होते हैं जो चाहता है कि बाजार ना बिल्कुल खुला हो, उस पर सरकार अपना हस्तक्षेप न करे, कोई भी इंटरफेरेंस ही ना करे। और वामपंथी वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सरकार कोई भी आए, कैसी भी सरकार हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, लेकिन वो जो भी काम करे वो करे गरीबों के लिए और जो पिछड़े वर्ग है इनके लिए करे। क्लियर है? अब बात करते हैं दक्षिणपंथी की एक बार और। दक्षिणपंथी चाहते हैं ओपन कंपटीशन, मतलब ये चाहते हैं कि भाई जो भी हो रहा है ना सब खुले तौर पर हो, कोई रोक टोक, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो। ठीक है, तो दो लोग कैटेगरी के बारे में बताया गया है, वामपंथ और दक्षिणपंथी। इसको वामपंथी और दक्षिणपंथी भी कहते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो यस, अदरवाइज अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो जरा आप आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है इसी पेज पे देखोगे, इसमें स्टार्टिंग की 4-5 लाइन छोड़ के एक टॉपिक है, एक वर्ड है विजन। विजन का मतलब क्या होता है? देखो, विजन का अर्थ है नजरिया या देखना या दर्शन दूर के। ठीक है ना? तो जब भी कोई सरकार कुछ किसी परियोजना कार्य को करती है या कोई काम करती है तो उसके लिए एक विजन तैयार करती है। विजन मतलब लक्ष्य, एक डिसाइड करते हैं कि हमें इन चीजों इन चीजों पे फोकस करना है या इन चीजों पे ध्यान देना। तो विजन का मतलब एक प्रकार से हो सकता है कि देखना, नजरिया या लक्ष्य। ठीक है, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, इसको याद आप ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब देखो इस टॉपिक में और कुछ खास है नहीं, आप स्किप कर सकते हो आगे। तो विकास की धारणाएं आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है ना, विकास की धारणाएं ये हम पढ़ने वाले हैं। अब विकास की धारणाएं कैसे कहते हैं या विकास की धारणाएं होती क्या है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखो, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकास की धारणाएं। अब ये होती क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, धारणाएं होती थिंकिंग, सोच, विकास की सोच, विकास की धारणाएं। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई डेवलपमेंट, जैसे कि अब मैंने बताया कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो आपके लिए विकास हो, दूसरे के लिए नुकसानदायक हो, तीसरे के लिए फायदेमंद तो चौथे के लिए नुकसानदायक हो। तो विकास की धारणा या विकास की थिंकिंग सभी के लिए बिल्कुल अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे वही पढ़ना है कि विकास की धारणा का मतलब क्या है, क्या विकास की धारणा सबके लिए सेम हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है ना? चलिए, इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे आगे। इसमें हम पढ़ेंगे एक तो पूंजीवादी, एक हम पढ़ेंगे समाजवादी, एक हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थ व्यवस्था, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, राइटिंग समझ में ना आए तो उसके लिए आप मत बोलना, क्योंकि राइटिंग कुछ ऐसी ही है। ठीक है, चलिए, ओके, ये देखो, अब दो कैटेगरी यहाँ पे बन चुकी है हमें पढ़ने विकास की धारणा की। मतलब डेवलपमेंट है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। तो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से चलता है। जैसे जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी उदारवादी जो अर्थव्यवस्था होती है क्या होती है, या समाजवादी या सोवियत मॉडल किसे कहते हैं, और या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो, हर किसी कंट्री का ना डेवलपमेंट के लिए ना एक रास्ता होता है, यानी कि विकास करने की एक पाथ चुनते हैं। तो वो पाथ ये होते हैं। ठीक है, जैसे कि पूंजीवादी उदारवादी जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका ने अपना रखी है। इट मींस क्या है, यहाँ पे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये अमेरिका ने अपना रखी है। इट मींस यहाँ पे ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो उद्योग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, इनका दबदबा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट इनके अंडर में रहकर काम करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा बोलबाला, ज्यादा दबदबा ना किसका होता है,
कंपनीज का, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इनका दबदबा ज्यादा होता है। जैसे कि इसको एक तरीके से कैपिटलिज्म बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। तो पूंजीवादी मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योग है, इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो ये आपकी कहां पे है, अमेरिका में, आप लिख सकते हो चाहे, ठीक है। और जो ये है आपका सोवियत मॉडल या समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये है आपकी यूएसएसआर या यूरोप के कई सारे देशों में ये व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है ना। चाहे वो आपका सोवियत मॉडल हो या समाजवादी मॉडल हो, ये यूरोप के कई सारे हिस्सों में अभी भी लागू हो रखी है। अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप बना के दिखाऊं यहाँ पे, चलो मैं बनाऊंगा अभी, तो वर्ल्ड मैप में जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी सोवियत मॉडल या समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी भी अपनाई गई हुई है, ठीक है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में या सोवियत मॉडल में क्या है कि यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू बिजनेस या फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी कंपनीज। तो मतलब यहाँ पे कंपनी का दबदबा कम, सरकार का दबदबा ज्यादा रहता है, या कह लो कि गवर्नमेंट का दबदबा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे ये है आपकी यूएसएसआर में, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमने चैप्टर पढ़ा हो, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जब आपने वो पढ़ा हो, शीत युद्ध पढ़ा होगा, तो शीत युद्ध में के बाद जो सेकंड चैप्टर था कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, तो उसमें एक पॉइंट था कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे कि सरकार का दबदबा या सरकार की मनमानी या कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, ये पॉइंट पढ़ा होगा आपने, तो अगर पढ़ा होगा जरूरी वाला कि सोवियत संघ के जो विघटन का कारण क्या था कि जो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है उसका दबदबा, यानी कि वहां पे सरकार अपनी चलाती है। तो ये वही पॉइंट बता रहा है कि सोवियत मॉडल यानी कि यूरोप के कई देशों में सोवियत मॉडल को अपनाया गया है या समाजवादी मॉडल को अपनाया गया है, जहां पे सरकार का दबदबा ज्यादा है बिजनेसमैन से, ठीक है ना। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिजनेसमैन की राह चलती है, समाजवादी और ये जो सोवियत मॉडल है इसमें सरकार की राह चलती है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखने, याद रखो, पूंजीवादी में बिजनेसमैन की राह चलती है, सोवियत मॉडल में, समाजवादी मॉडल में सरकार की राह चलती है, ठीक है। अब भाई ये दो मॉडल है, ये तो चलो यूरोप के देशों में था, ठीक है, ये आपका अमेरिका में, ठीक है, ये आपका अमेरिका में, यूरोप के देशों में। अब बचा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब भाई जब भारत 47 के बाद आजाद हुआ ना, तो भारत के सामने चुनौती थी कि भाई वो इन दोनों अर्थव्यवस्था में से कौन सी अर्थव्यवस्था को अपना डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दोनों ही कंट्री जो है वो भाई दोनों ही एरियाज जो है डेवलप्ड है, विकास कर रहे हैं। तो भाई हमारे लोगों ने बोला कि भाई इन दोनों में से कोई एक चुन लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई अगर हमें इनके जैसा बनना है तो इन दोनों के मॉडल को अपनाना पड़ेगा ना हमें, चाहे वो पूंजीवादी अपनाओ या समाजवादी मॉडल को अपनाओ, कोई एक अपनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे कई लोग इसके लिए रेडी भी थे और कई लोग इसके अगेंस्ट भी थे। तब जाके भारत ने डिसाइड किया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि हम पूंजीवादी और समाजवादी इन सब का मिक्सचर बनाएंगे, जिसमें सरकार की भी चलेगी और जो बिजनेसमैन है इनकी भी चलेगी। मतलब सरकार का हस्तक्षेप भी रहेगा और साथ साथ में जो बिजनेसमैन है इनका भी हस्तक्षेप रहेगा। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत ने ना ही इसका पक्ष लिया ना ही इसका पक्ष लिया, भारत ने सबकी मेंटेलिटी की परख करी, समझा, सोचा और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो ये था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने अपनाई, भारत ने। क्लियर है। तो ये थे आपके पहले आपके बुक के दो पेजेस जो मैंने कवर करे आज। इतना ही पढ़ना है इसमें, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आप इतना मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये तो पूंजीवादी समाज, इसको आप हाईलाइट कर लेना, इनके बारे में कभी-कभी पूछ लेते हैं। तो विकास की धारणाएं में इतना ही था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है। सो आगे की जो वीडियो, आगे की जो चीजें हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी पड़ रही है। तो अगर आपको ये चीजें सारी समझ में आई हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और अगर कुछ डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तब तक के लिए राधे राधे।